नमस्कार दोस्तों, SGS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। इस प्राकथन में संज्ञाएं एवं परिभाषाओं से संबंधित चर्चा चल रही है, जिनमें हम वह संज्ञा तक चर्चा कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम घु संज्ञा का अध्ययन करेंगे, जो 11वें नंबर पर है। ये घु संज्ञा यानी घु संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये है दा धा घुव धाप। दा धा घुव धाप ये फॉर्मूला है, दा धा घुव धाप। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा को पढ़ने से पहले इसका क्रम जानेंगे। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 20वां सूत्र है। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि दाप, दाप माने होता है काटना, और द्वैप, द्वैप माने होता है साफ करना। दाप और द्वैप, दाप और द्वैप को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घु संज्ञा होती है। यानी दाप और द्वैप इन दो धातुओं को छोड़ दो, बाकी की जितनी भी दा और धा धातुएं होंगी, यानी दा और धा धातुओं या स्वरूप वाली जो धातुएं होंगी उनकी क्या होगी? घ संज्ञा होगी। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि केवल दाप और द्वैप, दाप माने होता है काटना और द्वैप माने होता है साफ करना, इन केवल दो धातुओं को छोड़ करके सभी धातुएं, सभी माने दा और धा स्वरूप वाली जितनी भी धातुएं होंगी वे सभी धातुएं क्या कहलाएंगी? घु संज्ञा कहलाएंगी। क्लियर हुआ? यानी दाप और द्वैप इन दो धातुओं को छोड़ दो सिर्फ। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है दा धा घो दाप, दा धा घो दाप क्या होगा? चलो इसका अन्वय करते हैं। जैसे ये है दा, यहाँ पे है धा, घो, यहाँ लिखेंगे अदाप। ठीक, शटर पहले डाउन होता है इसका। देखिए ये है अदाप, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो दा और धा ये तो अपनी जगह पे है ही, दा धा। अब यहाँ पे है देखो घ, घ में से ऊ को अलग लो और ये है अदाप। क्लियर हुआ? ये अदाप है। ये जो ऊ है और ये आ है, इन दोनों के मध्य में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। यण संधि होगी। इस ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा? वह आदेश हो जाएगा। क्या होगा? वह आदेश होगा ऊ के स्थान पर इको यणच सूत्र से, जिसकी चर्चा हम कहाँ करेंगे? संधि पढ़ाते समय करेंगे। बाकी का जो आगे पीछे वाला जो भाग है उसको हम एज एट लिख लेंगे। ये हो गया अदाप। क्लियर हुआ? ये अदाप, और ऊ की जगह पे यण संधि से क्या हो गया? ऊ की जगह पर वा आ गया। तो अब देखो ये आ इस वा से मिल जाएगा, ये आ इस वा को मिला लेगा। ये दा धा यानी घ दाप। क्लियर हुआ? दा धा घु दाप। इस तरीके से ये सूत्र बना। यहाँ तक समझ में आया? ये अन्वय था। पहले हमने दा धा ये लिखा और घु संज्ञा पढ़ रहे हैं हम, और ये है अदाप। तो दा धा तो एक ही है, यानी जॉइंट कर दो इसको, ये पूरा शब्द बन जाएगा। अब देखो ये घु है, घु का ऊ अलग निकाल लिया हमने, और ये अदाप यहाँ पर है ही। अब हमें क्या करना है?
इस ऊ को यण संधि होगी, यानी किस किस के मध्य में, ऊ और आ के मध्य में यण संधि होगी, और या ऊ की जगह पे क्या आदेश होगा, वह आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर वह आदेश हुआ, यानी यहाँ पे देखो घ तो आधा है ही, और ये आ जो है इस व में मिल गया। जब ये आ मिल गया तो ये हो गया, सूत्र बना दा धा घो दा प। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखेंगे इस सूत्र से इसका भावार्थ कैसे बनता है। चलो इसको साफ करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर अन्वय करना आता है तो भावार्थ निकालने में कोई देर नहीं होगी। देखो दा और धा, यानी दा और धा स्वरूप वाली, दा और धा स्वरूप वाली धातुएं, दा और धा स्वरूप वाली धातुएं, ठीक है। दा और धा स्वरूप वाली धातुएं क्या होती हैं, घु संज्ञा होती हैं। क्या होंगी, घु संज्ञा होंगी। क्लियर हुआ। क्या कहा गया है कि दा और धा स्वरूप वाली जो धातुएं होंगी वो घु संज्ञा होंगी। अब यहाँ पे कह दिया अदाप, यानी अदाप के अलावा, अर्थात किसको छोड़ करके, अदाप यानी दाप को छोड़ करके, ठीक। और दाप और द्वैप, ये दोनों चीज ले ली, दाप और द्वैप। यहाँ अदाप लगा हुआ है, यानी दाप और द्वैप को छोड़ करके, ठीक। दाप और द्वैप को छोड़ करके दा और धा स्वरूप वाली धातुएं होंगी, वो क्या होंगी, घ संज्ञा होंगी। यहाँ तक समझ में आया। फिर से, यानी दाप और द्वैप को छोड़कर दाप और धा स्वरूप वाली जो धातुएं होंगी उनकी क्या होगी, घ संज्ञा होगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट संज्ञा देखेंगे। देखिए ये नेक्स्ट संज्ञा है घ संज्ञा, बहुत सिंपल है। देखो घ संज्ञा क्या होती है, घ संज्ञा को करने वाला जो फॉर्मूला है वो तरप तमपौ घ, ये फॉर्मूला है, यानी तरप तमपौ घ। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 23वां सूत्र है, तरप तमपौ घ से। तरप तमपौ जो घ है, देखो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तरप और तमप इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है, यानी दो प्रत्यय हैं, एक है तरप और एक है तमप। तरप और तमप ये दो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों की क्या होगी, घ संज्ञा होगी। सिर्फ आपको ये दो प्रत्ययों के नाम ध्यान रखने हैं, तरप और तमप। तरप तमप इन दोनों की क्या होगी, घ संज्ञा होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो तरप तमपौ घ, इस सूत्र का अन्वय करते हैं। तरप तमप, तरप तमप घ, समझ में आया। तरप तमप घ। अब देखो तरप तमप घ, यानी यहाँ क्या कहा गया है कि जो तरप है और तमप है इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होगी। तरप क्या है, ये भी प्रत्यय है, और तमप क्या है, ये भी तमप भी प्रत्यय है, यानी तमप भी क्या है, प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है। तो ये दोनों प्रत्यय हैं, यानी तरप और तमप ये दोनों भाई हैं, तरप और तमप, ऐसा याद करके रखना है। तरप तमप ये दोनों भाई हैं और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही प्रत्यय हैं। क्लियर हुआ। तो तरप और तमप की क्या होगी, घ संज्ञा होगी।
मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये अन्वय है, इससे सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। अब देखो सूत्र का निर्माण इस तरीके से हुआ है। देखो ये प इस ता में मिल गया, त र प त, क्योंकि ये प पे हलंत है, आधा प है, और म प पीछे जोड़ दो। तरप तमपऊ, तरप तमपऊ, एक तो तरप है और एक तमप है, अर्थात द्विवचन का बोध कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तमपऊ रामऊ। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, यानी ध्यान दो, प्रातपदिक में विभक्ति प्रत्यय पढ़ाए थे। सु औ जस अम औठ सस, तो इसमें औ प्रत्यय लगा है द्विवचन वाला, तो क्या रूप बनेगा, तरपऊ घ। तो यहाँ पर ये घ संज्ञा हो गई तरप तमपऊ घ से। क्लियर हुआ। चलिए अब देखो ये 13वां है विभाषा। विभाषा का अन्वय हम बाद में करेंगे, पहले इसका क्रम जानो। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 44वां सूत्र है। अब इसकी परिभाषा जानो। देखो जहाँ पर विकल्प से होने और न होने दोनों की संभावना रहती है, यानी जहाँ पर कार्य के होने और न होने दोनों की संभावनाएं होगी, वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। यानी वहाँ पर कार्य के करने का एक विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। कार्य हो भी सकता है और कार्य नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होगी, विभाषा संज्ञा होगी। विभाषा, देखो विभाषा संज्ञा को जो करने वाला फॉर्मूला है वो नवेति, नवेति विभाषा, ये सूत्र है नवेति विभाषा। चलिए इस सूत्र का अन्वय करेंगे और अन्वय से भावार्थ इसका कैसे निकलेगा। देखो अन्वय है न वा इति विभाषा, न वा इति विभाषा। अब देखो ये न तो अपनी जगह है ही, ये वा है और इसमें से आ को हमने अलग कर लिया, ये ई है और ये इत लिखा हुआ है, पीछे विभाषा हमने जोड़ लिया। तो पहले हम सूत्र का निर्माण करेंगे अन्वय से, कि अन्वय से सूत्र का निर्माण कैसे होगा। देखो ये आ और ई है, यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यहाँ पर साफ गुण संधि हो जाएगी, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। और गुण संधि में क्या होता है, जब आ और ई इनका मेल होगा तो क्या बन जाएगा, गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, इनका क्या हो जाएगा, गुण में ह्रस्व ए हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पर देखो यही चीज़ हो रही है, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो यहाँ भी गुण संधि होगी। तो यहाँ पे न व, ये आ है ना, आ और ई ये मिलेंगे तो क्या होंगे, ए, ये हो जाएगा एति। इन दोनों की जगह पे क्या हो गया, एति, ए बन गया। और पीछे जोड़ दो विभाषा, ये विभाषा तो आ ही रही है। अब देखो इसको मैच करो, ये ए किस पे चली जाएगी, वा पर, न वे ती शब्द बन गया नवेति, पीछे जोड़ दो विभाषा, नवेति विभाषा। क्लियर हुआ। इस तरीके से सूत्र का निर्माण हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो फिर से एक बार समझ लो, ये न है, ये वा है, वा माने होता है अथवा, ये इति है और ये विभाषा है, ये संज्ञा है। तो यहाँ वा का जो आ है ये अलग निकाल लिया और इस ई इत वाले ई से हमने क्या करा दिया, संधि कराई। संधि कराई तो दोनों के मध्य में गुण संधि हुई। यहाँ पर कौन सा विकार बना, ए विकार बना है ना, ए, ये ह्रस्व ए है, ह्रस्व ए बनी, ह्रस्व ए वा पे जाएगी तो सूत्र का निर्माण करेगी नवेति विभाषा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट
इसकी यानी अन्वय से किस तरीके से भावार्थ यानी अन्वय से सूत्र का निर्माण हुआ, किस तरीके से हुआ, ये हमने अभी बताया था। लेकिन अब इससे भावार्थ कैसे निकाला जाएगा, अब हम ये देखेंगे। देखो, वा माने होता है अथवा, और ना माने नहीं। इत माने इस प्रकार, ठीक। इत माने इस प्रकार, और विभाषा तो संज्ञा है ही, यानी इसका काम का नाम क्या डाल दिया, विभाषा। मान लीजिए इस प्रकार कोई कार्य हो भी सकता है, समझ लीजिए, यानी इस प्रकार, आप समझो इस प्रकार है, यानी इत क्या कह रही है, इस प्रकार है। लेकिन यह अथवा क्या कह रहा है, अथवा इस प्रकार नहीं है। समझ में आया बात। तो यानी जहां पर विकल्प प्रस्तुत किया जाए कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, तो समझ लीजिए वहां पर विभाषा संज्ञा होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें सूत्र याद रखना है, जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसकी चर्चा करते रहेंगे पढ़ाते समय। तो चलिए, ज़्यादा इसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं, हम आगे की संज्ञा देखेंगे। अब हमारे पास है निष्ठा संज्ञा। तो निष्ठा संज्ञा में देखो क्या है, ये पहले अध्याय के पहले पाद का 26वां सूत्र है कि ताकतवतु निष्ठा, ताकतवतु निष्ठा, ताकतवतु निष्ठा ये सूत्र है, और ताकतवतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा बनेगी। यानी निष्ठा संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो ताकतवतु है, और निष्ठा पीछे जोड़ दिया, ताकतवतु निष्ठा, पूरा सूत्र हो गया। अब देखो ये है ता और तवतु, यानी ता और तवतु, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे घ संज्ञा किस किस की थी, तरप की और तमप की, इसी तरीके से ताक तवतु की भी यहाँ पर निष्ठा संज्ञा होगी। यानी तरप और तमप ये दोनों भाई भाई थे, और यानी ये देखो ताक तवतु ये भी दोनों भाई भाई हैं। इन दोनों के जो माई बाप बना दिए घ, यानी ये घ के हैं, घ के पुत्र हैं, और इन दोनों के जो माई बाप बना दिए निष्ठा, ये निष्ठा के पुत्र हैं। समझ में आया होगा। तो जिस प्रकार तरप तमप की घ संज्ञा हुई, इसी प्रकार ताक तवतु की भी निष्ठा संज्ञा होती है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि ताक तवतु की भी निष्ठा संज्ञा होती है। चलिए, अब देखो सूत्र का अन्वय करेंगे हम। बहुत छोटा सा अन्वय है, ताक तवतु पीछे जोड़ दो निष्ठा। अब देखो, यानी यहाँ क्या कहा गया है कि ताक तवतु की क्या होगी, निष्ठा संज्ञा, ताक तवतु की निष्ठा संज्ञा होगी। इसका ये भावार्थ निकल के आ गया, ताक तवतु की निष्ठा संज्ञा होगी। अब इस अन्वय से सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, चलिए अब देखते हैं हम। देखो, यानी अन्वय कुछ भी नहीं है इसका, ये तो पहले से दे ही रखा है, केवल एक ऊपर जो शीर्ष है ये बांधना है और कुछ नहीं करना है। ये लो भैया, सूत्र का निर्माण तो इसमें स्वयं ही पहले से ही हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसके सूत्र का निर्माण भी हो गया। तो ये ज़्यादा टिपिकल सूत्र नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि जहाँ कहीं भी ताक तवतु हो वहाँ पर समझ लीजिए निष्ठा संज्ञा होती है, और जब कही जाए कि इस शब्द में निष्ठा होगा तो समझ लीजिए कि ताक तवतु प्रत्यय इसमें लगेंगे। अब देखो, एक है संयोग संज्ञा, थोड़ा ऊपर करेंगे।
अभी कई संज्ञा बाकी हैं। संयोग संज्ञा क्या होती है? हलो अनंतरा संयोगी, हलो अनंतरा संयोगी, यानी संयोग। हलो अनंतरा संयोग। देखो ये है पहले अध्याय का पहले पाद का 7वां सूत्र। पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र है संयोग संज्ञा करने वाला जो है। तो जो संयोग संज्ञा करेगा वो सूत्र है हलो अनंतरा संयोगी। चलो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। देखो बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजन, हल यानी व्यंजनों का एक प्रत्याहार है हल, जिसमें सभी व्यंजन का से लेकर के ह तक के सब आ जाते हैं। तो व्यंजनों का एक दूसरा नाम हल भी होता है, यानी व्यंजनों को संस्कृत में हल कह देते हैं और स्वरों को हम, यानी जो स्वर होते हैं उनको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? अच, क्योंकि सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और जो व्यंजन होते हैं, जितने भी व्यंजन हैं, ये सब हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, का से लेकर के ह तक। तो इसलिए व्यंजनों का एक दूसरा नाम क्या है? हल भी है, और स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। तो चलिए देखो, बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। मतलब जब दो व्यंजन वर्ण या दो से अधिक व्यंजन वर्ण ऐसे रखे कि उनके बीच में कोई भी स्वर ना आए, तो वो सभी व्यंजन वर्ण क्या कहलाएंगे? संयुक्त कहलाएंगे या संयोग कहलाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे भव्य, एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल से समझो। ये देखो भ, पीछे लगाओ अ, और यहाँ पर है व, और ये है य, और पीछे है अ। अब देखो ये भ के बाद में यहाँ अच आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है, लेकिन य के बाद में यहाँ भी क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। लेकिन ये दोनों हैं, यानी व और य, इन दोनों के बीच में कोई भी क्या है? कोई भी स्वर नहीं है। तो ये क्या होंगे? ये यहाँ पर संयोग संज्ञा होगी। इन दोनों के मध्य में क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो, इसी तरीके से कात्सर्ण्य, क्या है? कात्सर्ण्य। कात्सर्ण्य की अगर हम बात करें तो देखो इसको भी तोड़ो। ये क, ये अ, ये त, एक सेकंड, ये त, ये स, आधा ता है, आधा सा है, और आधा ना है, तो या न, ये अ और ये री। क्लियर हुआ? तो देखो क और त के मध्य में ये अच है, लेकिन त और स और न और य, इनके मध्य में कोई भी स्वर नहीं है, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, यानी त, स, न, य, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो इनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ? इनकी क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। इसी तरीके से महात्म्य, देखो महात्म्य, ये भी बहुत सिंपल है, यानी म ले लो, ये आ गया, ये ह है, और यहाँ पे क्या है? आ, और ये क्या है? त, और ये है म, और ये है य, और ये है आ। अब देखो, यानी त, म, य, इनके मध्य में क्या है? कोई भी स्वर नहीं है, तो ये संयोग संज्ञा होगी। ये क्या है? ये संयोग संज्ञा है। म और ह के बीच में ये अ है, और देखो ह और त के बीच में ये अ है, तो ये संयोग संज्ञा नहीं होगी।
अब मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी भी शब्द के बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल यानी व्यंजन वर्ण होंगे, वो क्या होंगे? संयोग होंगे। और अभी हमने ये एग्जाम्पलों की दृष्टि से इसको क्या किया, देखा। समझ में आया? ये संयोग संज्ञा होती है। अब देखो, हलो अनंतरा संयोगे। अब हम इसका अन्वय जानेंगे। तो यहाँ पे करेंगे हलो अनंतरा अंतरा संयोगे, यानी संयोग संज्ञा। तो देखो यहां पर एक पॉइंट छिपा हुआ है। ये देखो अन है ना, ये अन उपसर्ग है। हम पहले इस वाले शब्द को जानेंगे। तो देखो यहां पे है अन, क्लियर हुआ? अब इसको इस तरीके से तोड़ लो, अंतरा। ठीक। तो देखो यहां पर इस शब्द को जानो, इसका अर्थ है बीच में। अंतरा का अर्थ है बीच में। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष इधर है और एक वृक्ष इधर है, और यहां बीच में है मेरा घर। ठीक, बीच में है मेरा घर। तो ये बात तो हो गई हिंदी में, यानी हिंदी के ट्रांसलेशन के आधार पर हमने बोला ये बात। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर इसी बात को हम संस्कृत में कहें इसी बात को, तो क्या होगा? देखो ये दो वृक्ष हैं, वृक्षौ अंतरा गृहम अस्ति, यानी वृक्षों के बीच में घर है, यानी वृक्षों के बीच में घर है। दोनों ओर वृक्ष खड़े हैं और इन दोनों वृक्षों के बीच में क्या है? घर है। ये घर है, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अंतरा शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है? बीच में या मध्य में, यही तो निकल रहा है। तो सिर्फ आपको यहाँ यही बात ध्यान देनी है कि अंतरा माने क्या होता है? बीच में। अब आ जाइए, अब हम क्या करेंगे? अनंतरा को समझेंगे। तो अंतरा का होता है, अंतरा का अर्थ है बीच में। लेकिन इसमें ये अन जो है उपसर्ग जुड़ गया। जब उपसर्ग जोड़ेंगे अन, तो ये अ कहाँ चला जाएगा? न में चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये न पूरा हो गया आ से, और यहाँ पे ये आधा न और त और र, ये हो गया अनंतरा। क्या हो गया? अनंतरा हो गया। ठीक, ये अनंतरा हो गया। अब देखो, यानी अनंतरा का मतलब है कि बीच में न हो, बीच में न हो। क्लियर हुआ? तो यहां पर यही बात आपको ध्यान देनी है। देखो हलो अनंतरा संयोग। ठीक, हलो अनंतरा संयोग। तो अनंतरा का मतलब है बीच में। न हो, क्या न हो? स्वर। अनंतरा माने बीच में स्वर न हो। किसके? हलों के। हल माने व्यंजनों के। समझ में आ रहा है? यानी व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर न हो। ठीक, तो उन व्यंजन वर्णों की
संयोग संज्ञा हो जाती है। क्लियर हुआ? यानी उन व्यंजन वर्णों की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखेंगे हम इसका अन्वय करते हैं। तो देखो अन्वय तो हो गया, अभी हमने इसका भावार्थ जाना, किस तरीके से भावार्थ निकलता है सूत्र से। अब हम इसके सूत्र का निर्माण कैसे होता है, देखो हलो। अब देखो ये आ है ना, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा लोप साकल्यस्य, और लोप साकल्यस्य इस आ का लोप हो जाएगा एक, यानी वो भी हो जाता है खंडाकार, यानी अवग्रह चिन्ह भी आ जाता है। तो ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है ये आ। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ोगे? जब संधियाँ पढ़ाएंगे। ठीक, जब संधियाँ पढ़ाएंगे तो ये सब फॉर्मूलों से हो रहा है। ये फॉर्मूलों के बारे में आप डिटेल से वहाँ समझ जाओगे। तो ये सूत्र बना हलो अनंतरा संयोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये हलो अनंतरा संयोगे यानी इससे तुम्हारी संयोग संज्ञा समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास संहिता संज्ञा। देखो संहिता संज्ञा इम्पोर्टेंट है, संहिता संज्ञा इम्पोर्टेंट है, किंतु संहिता संज्ञा जो है स्वयं हो जाती है, अपने आप हो जाती है। देखो ये है क्या संहिता संज्ञा? पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का 109वां सूत्र है, पर सन्निकर्ष संहिता। संहिता संज्ञा को करने वाला जो सूत्र क्या है? पर सन्निकर्ष संहिता। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सा सूत्र है? पर सन्निकर्ष संहिता। यानी पर सन्निकर्ष संहिता से कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा है क्या है? देखो वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। वर्णों की अत्यंत समीपता क्या कही जाती है? संहिता कही जाती है। यहाँ तक समझ में आया? यानी वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। तो वर्ण जब पास पास आते हैं तो उनको हम संहिता कहते हैं। और यही सूत्र कहता है कि पर माने दूसरा या अन्य वर्ण, दूसरा या अन्य वर्ण, और सन्निकर्ष माने समीप आए। यानी दूसरा या अन्य वर्ण किसी एक वर्ण की समीप आता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? संहिता संज्ञा होती है। समझ में आ गया? यानी जब दो वर्ण हैं, जब वो उनको आपस में पास पास लाया जाता है तो वहां संहिता संज्ञा होती है। अब देखो, यानी पहले संहिता होती है जब हम संधि करते हैं। पहले क्या होती है? संहिता। पहले संहिता होगी और बाद में क्या होगी? संधि होगी। तो जहाँ भी हम संधि करते हैं, संधि करने से पहले जो वर्णों के अंदर जो संधि होती है, तो संधि तो बाद में होती है। उन वर्णों में पहले संहिता संज्ञा होकर के वो वर्ण समीप आ जाते हैं, तब जाकर के ये संधि होती है। जैसे विद्या, आलय। क्लियर हुआ? विद्या, आलय। तो देखो ये दोनों वर्ण काफी दूर हैं, तो पहले इनको समीप लाया जाएगा और समीप लाने के बाद में तब संधि होगी। और समीप लाएंगे तो इनको समीप लेकर के आएंगे तो इन दोनों वर्णों के मध्य में समीपता आएगी, तो पहले इनमें संहिता संज्ञा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया विद्या
प्लस आलय। यानी समझ लीजिए ये अब समीप आ गए। यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो गई, यहाँ पे संहिता संज्ञा हो गई। तो यानी संधि से पहले संहिता संज्ञा होती है और बाद में संधि होती है। क्लियर हुआ। अब संधि हो जाएगी, संधि अब कर देंगे संधि। तो यहाँ पे देखो पहले ये दोनों वर्णों को समीप लाने के लिए यहाँ पर संहिता संज्ञा की गई। अब संहिता संज्ञा हो गई, तो जब संहिता संज्ञा हो गई तो अब इनमें संधि हो जाएगी। तो चलो संधि करो। यहाँ अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि होगी, तो ये क्या होगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो मुझे उम्मीद है बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। केवल संधि जब हम करते हैं तो संधि से पहले उसमें जब वर्ण समीप आते हैं संधि करने के लिए, तो उन वर्णों के मध्य में पहले संहिता संज्ञा हो जाती है। वो वर्ण उससे क्या है, वो समीप आ जाते हैं, तत्पश्चात संधि होती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्णों की अत्यंत समीपता, सन्निकर्ष, अत्यंत जो समीपता होगी वर्णों की, वही संहिता कहलाती है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे हम प्रग्रह संज्ञा। प्रग्रह संज्ञा, प्रग्रह संज्ञा है, प्रग्रह संधि भी है। ठीक, तो देखो इसका काम भी आएगा। तो देखो प्रग्रह संज्ञा क्या होता है। प्रग्रह संज्ञा होता है कि ईकारांत, उकारांत और एकारांत। यहाँ देखो ये ध्यान देने की चीज़ है, ईकारांत यानी बड़ी ई की बात चल रही है, यहाँ है उकारांत, यहाँ भी बड़ा ऊ है, और यहाँ है एकारांत, यहाँ भी बड़ी ए है। तो ऐसे शब्द जो ईकारांत और जो दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत, ऐसे शब्द जो दीर्घ ईकारांत, उकारांत और एकारांत पर अंत होता हो, ठीक है, तथा परंतु वे द्विवचन होनी चाहिए। यानी आगे लिख दिया सुबंत और तिङंत पद, यानी ऐसे पद जिनका अंत ईकारांत पर, उकारांत पर और एकारांत पर हो। ठीक, फिर से एक बार देखेंगे। यानी ऐसे पद, ऐसे पद जिसमें सुप प्रत्यय लगते हैं और तिंग प्रत्यय लगेंगे तो वो पद बन जाएंगे। ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो देखो ऐसे पद जो ईकारांत, उकारांत और एकारांत प्लस द्विवचन, ठीक है, यानी द्विवचन पद। अब फिर से एक बार देख लो यहाँ से मिला के, यानी द्विवचन पद, ऐसे द्विवचन पद जो ईकारांत, उकारांत और एकारांत होते हैं वे प्रग्रह कहे जाते हैं। समझ में आया। यानी वो क्या कहे जाएंगे, प्रग्रह कहे जाएंगे। फिर से, यानी ऐसे द्विवचन पद, ऐसे द्विवचन पद जो ईकारांत, उकारांत, एकारांत हाँ, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रग्रह कहलाएंगे। लेकिन ये द्विवचन होने चाहिए। ठीक, क्या होने चाहिए, द्विवचन। सुबंत और तिङंत पद द्विवचन की बात चल रही है, यहाँ एक वचन की नहीं चल रही। अगर वे द्विवचन है और ईकारांत या उकारांत हैं तो वो क्या कहलाएंगे, प्रग्रह कहलाएंगे। इसके लिए ई दू देद द्विवचन प्रग्रहाम, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे समझ लो, बहुत सिंपल है। यहाँ करो ईत, ठीक, ऊत, एत, द्विवचन। ठीक, और पीछे जोड़ लो प्रग्रहाम। प्रग्रहाम तो संज्ञा होती है,
पीछे लिख सकते हो। ईत माने होता है ईकारांत। इसी तरीके से उ माने ऊकारांत। एत माने एकारांत। यानी ऐसे पद, ऐसे द्विवचनांत पद, ऐसे द्विवचन पद जो ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत पर अंत होता हो, वे प्रग्रह कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे। देखो, यानी ये ता है ना, ये ता दा में बदल जाएगा, तो ये क्या होगा, ये ता दा में बदल जाएगा, दा हो गया। ऐसे ही ये ऊ, ये ता जो है दा में बदल गया। ऐसे ही ये ए है, ये भी क्या हो गया, ये भी दा में बदल गया, और यहाँ हो गया द्विवचन। समझ में आया? अब ये ऊ इस दा में मिल गया, क्या बनेगा, ई दू। और ये ए इस दा में मिल गया, क्या बनेगा, ई दू दे। और क्या हो गया, ई दू दे, ई दू दे। और ये पीछे वाली दा अलग है ही, ई दू दे द, द्विवचन। पीछे द्विवचन जोड़ दो, द्विवचन। और क्या जोड़ देंगे पीछे, प्रग्रहाम। तो इस तरीके से सूत्र का निर्माण हुआ इस अन्वय से। तो अभी हमने प्रग्रहम संज्ञा पढ़ी, तो ज़्यादा बड़ी संज्ञा नहीं थी, समझ में आया होगा, और इसका जो उपयोग होगा तो हम बताएंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब है सार्वधातुक प्रत्यय। सार्वधातुक प्रत्यय ये 18वीं संज्ञा है। सार्वधातुक प्रत्यय क्या होते हैं, तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम, यानी धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें स इत संज्ञक हो जाता है, सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हुआ ना? यानी तिंग प्रत्यय। ठीक, तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय तो सार्वधातुक प्रत्यय हैं ही, क्योंकि वो सभी जो है धातुओं को क्या कर रहे हैं, सभी धातुओं को धातुओं में ही जुड़ते हैं, सार्वधातुक प्रत्यय हैं। ठीक, लेकिन वे प्रत्यय जिनमें सा इत संज्ञक हो जाता है, जिनमें सा इत संज्ञक हो, तो वे भी सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, जो तिंग प्रत्यय हैं, ठीक, तिंग के साथ में जिनमें स क्या होनी चाहिए, स इत हो। एक तो तिंग प्रत्यय जो मैंने बताया था कि 9 परस्मैपदी में होंगे और 9 आत्मनेपदी में होंगे, तो वो 18 होते हैं। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनमें जो सा है वो इत के रूप में आ जाती है, तो वे प्रत्यय भी सार्वधातुक कहलाएंगे, वे प्रत्यय भी सार्वधातुक कहलाएंगे। यानी तिंग प्रत्यय तो है ही, और जिनमें सा इत हो, इत के रूप में है, तो वे प्रत्यय भी सार्वधातुक कहलाएंगे। यानी तिंग तो है ही सार्वधातुक, और जिन प्रत्ययों में सा इत है वे भी सार्वधातुक कहलाएंगे। यहाँ यही मूल बात समझाई गई है, और इसी बात को करने के लिए ये फॉर्मूला दिया है, तिंग सित सार्वधातुकम, जो तीसरे अध्याय के चौथे पाद का, यानी तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 113वां सूत्र है। तो चलिए देखो, इस वाले जो सूत्र है, इस सूत्र का हम क्या करेंगे, अन्वय करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है तिंग और ये है सित, और पीछे सार्वधातुकम जोड़ दो। ठीक, अब हमें क्या करना है भाई, तिंग तो देखो एक प्रत्याहार है ही। क्या है तिंग,
प्रत्याहार। अब देखो सित की हम क्या करेंगे, स और इत, और पीछे लिख दो सार्वधातुकम। तो यानी, और ये है तिंग। यहां तक समझ में आया? तो हम कह सकते हैं तिंग, तिंग प्रत्यय, और ऐसे प्रत्यय जिनमें सा इत के रूप में हो वे क्या होंगे, सार्वधातुक प्रत्यय होंगे। ये आ गई इसकी मूल परिभाषा, यानी अन्वय से इस तरीके से इसकी मूल परिभाषा भावार्थ हमने निकाला है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा सार्वधातुक भी। इसी तरीके से देखो तिंग प्रत्यय तो है ही, सप और सत्री, ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे सप, ये सप है, तो चलो इसे खोलते हैं। देखो स, अ और प। यहाँ पे देखो ये हलंत्यम से ये इत संज्ञा हो जाएगी, और ये जो सा है इसकी भी क्या होगी, इत संज्ञा होगी लसक को तद्दुते से, जिसमें मैंने अनुबंध की जब क्लास ली थी उसमें बताया था कि लसक को तद्दुते से ल, स और कु वर्ग जब किसी प्रत्यय के आदि में आते हैं तो उनकी लसक को तद्दुते से इत संज्ञा हो जाती है। तो ये हाँ, तो इसमें देखो ये स इत संज्ञक है, यानी इसमें ये स इत संज्ञक है। जब यहाँ पर ये स इत संज्ञक है तो ये सप जो है क्या है, सार्वधातुक प्रत्यय है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। तो देखिए इसी तरीके से सत्री प्रत्यय भी दे रखा है, यानी क्षत्री प्रत्यय। तो क्षत्री, ठीक, यानी इसका अन्वय करेंगे, ये स, ये अ और ये त और र। क्लियर हुआ? हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, लसक को तद्दुते से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये स की क्या है, इत संज्ञा है। जब सा की यहाँ पे भी इत संज्ञा है तो ये क्या होगा, सार्वधातुक प्रत्यय ये भी हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, सार्वधातुक प्रत्यय ये भी है। तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसी तरीके से, यानी तिंग प्रत्ययों के अलावा अगर जिन प्रत्ययों में, चाहे वो तद्धित प्रत्यय हो, स्त्री प्रत्यय हो, कृत प्रत्यय हो, यानी कोई भी प्रत्यय हो, अगर उनमें सा इत संज्ञक है तो सा इत संज्ञक है तो वो सार्वधातुक प्रत्यय कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम आर्धधातुक प्रत्यय। आर्धधातुक प्रत्यय क्या होते हैं? देखो आर्धधातुक शेष, ये 3, 4, 113वां सूत्र है और ये 3, 4, 114वां सूत्र है। जस्ट क्रम चल रहा है। तो देखो ये आर्धधातुक प्रत्यय में बताया गया है कि आर्धधातुकम शेष, यानी आर्धधातुकम शेष यानी धातुओं से जुड़ने वाले शेष, धातुओं से जुड़ने वाले शेष, अर्थात सार्वधातु के अतिरिक्त, एक लाइन मेरे पे थोड़ी टेक मिस्टेक हो गई है, उसमें मैं थोड़ी जल्दी भूल गया था उसमें। देखो यहाँ पे एक शब्द दिया है, धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्यय तिंग और वे प्रत्यय केवल स इत संज्ञक हो जाता, स इत संज्ञक हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, यानी यहाँ पर मैं बोल गया था कि सभी स्त्री प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय या कृत प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, देखो स्त्री प्रत्यय और ये तद्धित प्रत्यय ये प्रातिपदिक के अंतर्गत लगते हैं, इसलिए ये इस श्रेणी में नहीं आते हैं। क्लियर हुआ?
यानी वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं, तो धातु में जुड़ेंगे तो केवल कृत प्रत्यय जुड़ेंगे। समझ में आई बात। तो अगर कोई स्त्री प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है और इसमें सा इत संज्ञक है तो वो सार्वधातुक प्रत्यय नहीं होगा, यानी वे सार्वधातुक प्रत्यय नहीं होगा, केवल कृत प्रत्यय होंगे और तिंग प्रत्यय होंगे, क्योंकि तिंग प्रत्यय धातु में जुड़ते हैं और कृत प्रत्यय क्या होंगे, कृत प्रत्यय भी धातु में जुड़ते हैं। क्लियर हुआ। तो कृत प्रत्यय, केवल कृत प्रत्यय ऐसे जिनमें सा क्या है, इत संज्ञक है, जिनमें सा इत संज्ञक है। तो जिनमें सा इत संज्ञक है तो वो क्या होंगे, वो सार्वधातुक प्रत्यय कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आर्धधातुक प्रत्यय। आर्धधातुक प्रत्यय का मतलब होता है आर्धधातुकम शेष, यानी धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हुआ। यानी आप समझ लीजिए, एक तो जो तिंग है उनको छोड़ दो और ऐसे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हों, धातु में जुड़ते हों, जो धातु में जुड़ते हों, ठीक है, परंतु धातुओं में तो जुड़ते हों परंतु उनके आद में, उन प्रत्ययों के आद में स इत हो। ठीक, यानी धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय, तिंग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तिंग के अलावा कुछ और भी प्रत्यय हैं जो धातुओं में जुड़ते हैं परंतु उनके आद में स इत संज्ञक हो, यानी स इत होनी चाहिए, आद से कोई मतलब नहीं है, यानी स इत संज्ञक हो, यानी स इत संज्ञक हो तो वे प्रत्यय भी तिंग के साथ साथ सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनको छोड़ दीजिए, इनके अलावा यानी तिंग प्रत्यय और ऐसे प्रत्यय जो धातुओं में जुड़ते हों, जो जिनकी स इत संज्ञा है, उनको छोड़ करके शेष प्रत्यय आर्धधातुक प्रत्यय कहलाएंगे। आर्धधातुकम शेषे, यानी शेष जो प्रत्यय होंगे सार्वधातुकम से, सार्वधातुक की या अनुवृत्ति ले लो, यानी सार्वधातुकम प्रत्ययों से जो शेष प्रत्यय होंगे वो क्या होंगे, आर्धधातुक प्रत्यय होंगे। क्लियर हुआ। अब देखो सत्संज्ञा। सत्संज्ञा क्या होती है, तौ सत, तौ सत। देखो ये सत्री और सानस दोनों का सत है, दोनों प्रत्ययों का नाम क्या है, सत है। सत्री प्रत्यय क्या है यहाँ पे, ये भी प्रत्यय है, और सानच प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है। तो ये सत्री और सानच, सानच भाई हो गया, सत्री बहन हो गई। तो जिस प्रकार देखो तरप तमप, ताक तवतु, इसी तरीके से सत्री सानच। ठीक, यानी तरप तमपु की क्या हो जाएगी, घ संज्ञा हो जाएगी, ऐसे ही ताक तवतु की क्या हो जाएगी, निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। इसी तरीके से सत्री और सानच, ठीक, ये दोनों भाई भाई थे, ये दोनों भी भाई भाई थे, लेकिन सत्री और सानच ये बहन भाई हैं, इनका भी जोड़ा है। ये दोनों यानी सत की संतान है, समझ लीजिए ये दोनों किसकी संतान है, ये सत संज्ञा इनकी, तो सत की संतान है। ये निष्ठा की संतान है, समझ लो ये निष्ठा संज्ञा होगी, और ये घ की संतान है, ये घ संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया। इसी तरीके से सत्री और सानच की भी क्या हो जाएगी, सत संज्ञा होगी। और इसके लिए फॉर्मूला दे दिया तौ सत, यानी तौ माने क्या होगा, वे दोनों, वे दोनों, और सत माने क्या होगा, संज्ञा, यानी सत संज्ञा होगी।
ठीक है, सत संज्ञा होगी, यानी वे दोनों की, उन दोनों की क्या होगी, सत संज्ञा होगी। अब वे किस किस की होगी, तो यहाँ बता देंगे, सत्री और सानच, इन दोनों की क्या होगी, सत संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? चलिए, यानी सत्री और सानच की सत संज्ञा होगी। चलो नेक्स्ट है अनुनासिक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है, अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक क्या होता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। कितनी अच्छी तर्ज कही है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। बताइए, यानी ये पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। तो यहाँ देखो, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। सिर्फ ये दोनों बात ध्यान देनी है कि ऐसे वर्ण जिनका मुख से और नासिका दोनों से उच्चारण हो तो समझ लीजिए वे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। जैसे जैसे आ किसी भी स्वर पे ये चंद्रबिंदी रख जाए या किसी भी व्यंजन पर ये चंद्रबिंदी रख जाए, किसी भी स्वर पर या किसी भी व्यंजन पर ये चंद्रबिंदी रख जाए तो समझ लीजिए वो अनुनासिक स्वर बन गया। जैसे आ, ए, ल इत्यादि। तो यहाँ चंद्रबिंदी रखी गई है और ये सब क्या है, स्वर हैं। ये क्या है, सब अनुनासिक हैं, अनुनासिक वर्ण है। यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। अनुनासिक चिन्ह क्या है, ये है, ये चंद्रबिंदी है। तो ये क्लियर हुआ। वर्गों के पंचम अक्षर ज्ञ, ज्ञ, ण, न, म भी अनुनासिक वर्ण हैं क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। देखो, मान लीजिए कोई भी अच या कोई भी हल, अच माने, थोड़ी मिस्टेक हो गई, बार बार समझ में नहीं आएगा, कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन, कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो, अगर उनके ऊपर चंद्रबिंदी आ गई, ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। अगर उसके ऊपर ये चिन्ह आ गया तो समझ लो, अगर ये किसी स्वर के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो अनुनासिक स्वर वर्ण है। और अगर वो व्यंजन के ऊपर ये वर्ण चंद्रबिंदी आ रही है तो समझ लीजिए कि वो जो व्यंजन वर्ण है वो अनुनासिक व्यंजन वर्ण है। समझ में आया? लेकिन ये बात तो है ही, इनके अलावा जो क वर्ग है, क का जो 5वां वर्ण है घ्य, और च है, च का ये वर्ण है 5वां वर्ण, और ट का अण, और त का न, और प का म, ये 5 वर्ण हैं। ठीक, तो इन 5 वर्णों के उच्चारण में भी हम मुख प्लस नासिका इन दोनों से उच्चारण करते हैं। इन 5 वर्णों का भी हम मुख और नासिका दोनों से उच्चारण करते हैं। इसलिए जिनके ऊपर ये चंद्रबिंदी आए वे तो अनुनासिक हैं ही, अनुनासिक वर्ण होंगे ही। उनके अलावा ये 5 वर्ण भी ज्ञ, ग, ड़, न, म, ये 5 वर्ण भी अनुनासिक वर्ण होंगे। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, यानी जिनके ऊपर ये चंद्रबिंदी आए वे तो वर्ण, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, यानी उन स्वर या व्यंजन
जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदी आ रही है तो वो तो अनुनासिक स्वर होंगे ही होंगे या अनुनासिक व्यंजन होंगे ही होंगे, लेकिन इनके अलावा अगर यानी देखो ज्ञ ज्ञ अण न म, ये देखो का पांचवा वर्ण है, ये चा का पांचवा वर्ण है, ये ट वर्ग का पांचवा वर्ण है और ये त वर्ग का पांचवा वर्ण है और ये प वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो यानी का से लेकर के पा तक के ये पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण जो होंगे वे भी अनुनासिक हैं, यानी वे भी अनुनासिक वर्ण हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि इनके उच्चारण में भी मुख और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो किया ही जाता है मुख और नासिका, लेकिन इनके उच्चारण में भी बोलने में नासिका का प्रयोग किया जाता है और मुख से बोलते हैं। ठीक, तो मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किया जाता है, तो ये भी अनुनासिक वर्ण हैं। आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी आए वे, और ये पांचों वर्णों में से कोई भी वर्ण दिखाई दे तो समझ लीजिए वो अनुनासिक वर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलेंगे 22वां वर्ण। 22वें पर है सवर्ण संज्ञा। 22वें पर क्या है? सवर्ण संज्ञा। अब देखो सवर्ण संज्ञा क्या होता है। सवर्ण संज्ञा है जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी दो वर्ण हो या दो से अधिक वर्ण हो और उनका उच्चारण स्थान यानी बोलने का स्थान मुख विवर में स्थित तालव्य आदि और अभ्यंतर यानी उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। यानी यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि दो वर्ण हो या दो से ज़्यादा वर्ण हो, यानी उनका उच्चारण स्थान प्लस उच्चारण, एक सेकंड सही नहीं आया पीछे वाला जो वर्ण है, उच्चारण स्थान प्लस उच्चारण स्थान और उनका आभ्यंतर प्रयत्न कैसा होना चाहिए? समान या एक ही होना चाहिए, एक ही, यानी दो या दो से अधिक वर्ण हो, यानी कोई भी वर्ण सही, अगर दो वर्ण हैं या चार वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान है तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएंगे? सवर्ण कहलाएंगे। और अलग अलग हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो असवर्ण वर्ण कहलाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ आपको यही बात ध्यान देनी है। इसकी चर्चा हम पूर्ण रूप से विस्तार से करेंगे तो वर्ण विचार में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ सूत्रों का आपको ज्ञान कराया जाएगा। तब तक उन सूत्रों को नहीं सीखोगे तब तक वर्णों के उच्चारण स्थान, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न नहीं समझ पाओगे। अभी यहाँ पे अधिक बोलने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर दो ही बातें ध्यान रखनी है कि सवर्ण वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, वे ही सवर्ण वर्ण होते हैं। फिर से एक बार, यानी दो या दो से अधिक वर्ण या कितने भी वर्ण हो, सिर्फ आपको एक ही परिभाषा ध्यान रखनी है कि सवर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, यानी दोनों, पहले नंबर पे तो उच्चारण स्थान प्लस लगा हुआ है देखो यहाँ पे, यानी उनका उच्चारण स्थान भी बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो वर्ण है मान लो तो उन दोनों का उच्चारण स्थान भी समान होना चाहिए, और नंबर दो उनका आभ्यंतर प्रयत्न भी समान होना चाहिए।
तब कहेंगे कि भाई वो वर्ण क्या है, सवर्ण है। क्लियर हुआ? यानी उनका उच्चारण स्थान भी समान होना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान होगा, तो वे वर्ण क्या कहलाएंगे, सवर्ण कहलाएंगे। बस यहाँ पर यही बात ध्यान रखो और अधिक याद करने की कोई चीज़ नहीं है। तो यानी यहाँ पर देखो, यानी हमने जो है इस प्राकथन में 22 संज्ञाएं पढ़ी हैं। 22 संज्ञाएं क्रमवार हमने इसमें अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी संज्ञाएं पढ़ाई हैं, 22 संज्ञाएं हैं, एक से लेकर के वृद्धि, रातेच, अदेंग गुण, यानी बहुत सारी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका डीपली अध्ययन किया है, तो ये समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे संज्ञाओं से संबंधित जो क्लास थी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इससे अगली क्लास आएगी तो उसमें अनुवृत्ति के बारे में चर्चा की जाएगी कि अनुवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में ही बताया जाएगा। इसके लिए भी हम एक क्लास लेंगे। हम इसी तरीके से क्रम में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो संज्ञाओं से संबंधित हमारी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन जब तक संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं साथ में नहीं पढ़ोगे, नहीं याद रहेंगी, तब तक आगे आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए प्राकथन में ये संज्ञाएं और परिभाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम आगे संधि, विभक्ति प्रकरण इत्यादि को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि यानी ये जितनी भी क्लास डाली गई हैं, इनको आप क्रम से बढ़िया तरीके से प्राकथन को आप ठीक तरीके से पढ़ो। ठीक है? तो अब अगली क्लास हम लेंगे अनुवृत्ति की। तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए